जी अनम्यूट कर लें आप। आपका स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है। जी आदरणीय बी एस बर्चे जी, स्वागत है आपका। आप म्यूट है, आप अनम्यूट हों आप। नहीं। नमस्कार जी। जी नमस्कार नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, स्वागत है आपको। लग जाए तो हम तो जानिए थे। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है महोदय, स्वागत है आपका। आप अपना वक्तव्य शुरू करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, आपकी आवाज आ हेलो। रही है, दिख भी रही है, आपका वीडियो भी ऑन है और आप अपनी बात रखिए परिचय के साथ। जी आपके कार्य के बारे में। जी आदरणीय बर्चे जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए आप। दीदी उनको फोन लगा के बोलो। जी जी मैं तब तक आदरणीय मुन्नीलाल भैया से निवेदन करती हूँ कि योगाहार जी कार्यक्रम के बारे में हेलो। सबको कराए। ये जी योगाहार आप कार्यक्रम बोल तो रहे हैं वो, जी बोल तो रहे हैं वो। आदरणीय बोले महोदय जी, आपकी आवाज आ रही है? लगता है वॉल्यूम ऑन ही करना पड़ेगा। जैसा आदरणीय पी एस हेलो। बर्चे जी। हाँ बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या जी? हाँ आपकी आ रही है। हेलो। मुन्नीलाल जी आप धीरे से बोलो ना, जोर से बोल रहे हो। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी क्या? आपकी आवाज आ रही है, आप फोन कंटिन्यू लगा के करिए। बोल दीजिए, फोन लगा के। हाँ जी फोन मैं लगाइए, बता दी। उनका फोन ए, ए, आउटगोइंग बंद है। बहन जी लगा रही हैं फोन। ओम जी आवाज आ रही? आ रही है हाँ आ सर, रही है। आवाज आ रही है। आप मुन्नीलाल सर आपकी फोटो दिखाइए उनको। आपका वीडियो ऑन करो मुन्नीलाल सर। बोलो बोलो आवाज आ रही? बोलो। हाँ आ रही है बोलो। नमस्कार जी, नमस्कार आप सभी को हाँ नमस्कार। गुड आ, सर भैया। मैं खरगोन से पीएस बारचे और मैं कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी से सेवानिवृत्त हूँ और 38 साल की सेवा देने के बाद मैंने जो सेवानिवृत्ति मेरी हुई है जी, और अभी बराबर सबको आवाज आ रही है। और 2010 में मेरे खरगोन में कलेक्टर थे केदार शर्मा जी। उस समय जो आप पीछे देख रहे हैं गुरुजी सुभाष पालेकर जी को, पालेकर जी 2010 में हमारे कृषि विभाग के एक कार्यक्रम में आए थे और तब उन्होंने हमको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, शून्य बजट प्राकृतिक खेती के बारे में समझाइश दी थी। 3 दिन का वर्कशॉप लिया था। तो 2010 से जो है हम लगातार हमारे जिले में प्राकृतिक खेती को प्रमोट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे गुरुजी सुभाष पालेकर जी, जिन्होंने जो कि हमको सिखाया था। फिर गुरुजी ने, तब तक हम लोग विभाग में रह के जैविक खेती की बातें करते थे, नाडेप टाका बनाना चाहिए, हमको वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहिए, इस पे बातें होती थी, जिसके कि रिजल्ट बहुत कोई अच्छे नहीं थे। इसके बाद जब गुरुजी हमारे बीच में आए तो उन्होंने हमको देशी बीजों की समझ दी कि यदि आपको प्राकृतिक खेती करना है, आपको प्रकृति के साथ खेती करना है, तो आपके पास एक तो देशी गाय होना चाहिए।
देशी गौ आपके आंगन में होना चाहिए, एक नहीं अनेक। वो कम से कम एक गाय भी रहेगी आपके पास, एक गाय रहेगी तो भी आप 30 एकड़ में खेती कर सकते हैं। इतना दावा उन्होंने किया था और वो आज भी कर रहा है। तो 30 एकड़ की खेती एक गाय से कैसे संभव है, ये हमको सब सिखाया था और उसके बारे में मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला था कि यदि आपको प्राकृतिक खेती करना है तो आपको देशी बीजों से जुड़ना पड़ेगा। देशी बीज अभी आप लोग जानते हैं, जो जो भी इसमें खेती से जुड़े हमारे भाई लोग हैं, तो वही जानते हैं कि सारा हाइब्रिड आ गया है मार्केट में, सारे बीज संकर आ गए हैं। यदि मैं आपको बताऊं कि ये जो भुट्टा है मक्का का, ये मक्का का देशी बीज का भुट्टा है। इसमें जो चमक है, इसमें जो दाने हैं, ये हमारे बुजुर्गों का जो है ये देशी बीज है। तो ये इसकी जगह दुनिया भर की कंपनियां, देशी विदेशी कंपनियां और हाइब्रिड मक्का लेके मार्केट में उतरी हुई है और सारा देश हाइब्रिड मक्का उत्पादित कर रहा है। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया सब मक्का का। इसके अलावा सब्जियों के सारे बीज, इसके अलावा सारी चीजें वैज्ञानिकों के द्वारा जो है छेड़खानी करके उसको जो है उसको संकर कर दिया, संकर बना दिया उसको। तो ये जो बीज है, देशी बीज है, इसका उत्पादन आप प्राकृतिक खेती में लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप हाइब्रिड सीडों के साथ, जेनेटिक मॉडिफाइड सीडों के साथ जो है, यदि मेरी आवाज अच्छे से आ रही है आप लोग को? जी आ रही सर। जी, तो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड, जैसे मेरा खरगोन जिला है, इसमें जो कॉटन लगता है, पहले कॉटन देशी लगता था, लेकिन अभी जो कॉटन लग रहा है वो कॉटन लग रहा है पूरा जीएमओ सीड, जेनेटिक मॉडिफाइड बीटी कॉटन, है ना, बैसिलस थ्यूरेंसिस करके उसमें जो है इंजेक्ट किया हुआ है। और वो बीटी कॉटन का सीड बहुत हार्मफुल है, पर्यावरण के लिए भी हार्मफुल है, जमीन के लिए हार्मफुल है। और उसका तेल जो हम लोग खा रहे हैं, खाने के तेल के साथ में हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसका पत्ते और मवेशी खा रहे हैं, उनके लिए हानिकारक है। तो ये जीएम सीड का विरोध तो हमने किया ही हुआ है। और अभी भी हमारे देशी बीजों से जुड़ी हुई एक दीदी है जिनका नाम है वंदना शिवा। मैं देहरादून में उनके जो है इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर जो रामपुरा देहरादून के आगे है, तो वो मेरी गुरु है, अगली गुरु, जो कि वंदना शिवा नाम है उनका। वो पिछले 40-45 सालों से देशी बीजों पे काम कर रही है। मैं उनके पास गया, बहुत सारे देशी बीज वहां से लाया। मैं पालेकर जी के जो एरिया है, अमरावती और नागपुर के आसपास का विदर्भ का एरिया, तो मैं मेरे किसानों को, विभाग के किसानों को लेके गया, विभाग ने मुझे भेजा, वहां से मुझे देशी बीज मिले। उसमें मैं बंसी गेहूं लाया था। अभी इसमें कई किसान इसमें जुड़े होंगे मेरे ख्याल से। मैं बताना चाहूंगी कि देशी बीज में एक बंसी गेहूं जो अभी रबी का सीजन का है, और खपली गेहूं, सोनामोती गेहूं, कई लोगों ने तो नाम नहीं सुने होंगे। ये बीज हम लोग पूरे देश से देशी बीजों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हम जो प्राकृतिक खेती करने वाले जो कृषक है, और देशी बीजों पे पूरे देश में कई लोग काम कर रहे हैं। मैं यदि मिलेट की बात बोलूं तो एक मेरे पास ये देशी बाजरा है। ये देशी बाजरा जो है, ये बीज में कहाँ से लाया, जहाँ बाजरे का गढ़ है, मैं गुजरात से लाया। ऐसे ही मेरे पास ये तिल्ली है। ये तिल्ली जो, ये हमारे खरगोन जिले की तिल्ली है। ये तिल्ली जो है केवल 70 दिन में पक के बाहर आ जाती है। इसको हमारे यहाँ भादवी तिल्ली बोलते हैं। तो ये मैं आपको देशी बीज का भी महत्व बता रहा हूँ, फिर प्राकृतिक खेती की बात करूंगा। रही बात देशी चना, हमारे किसान लोग, ये देशी चना हमारे पास है जो कि अब काफी लोग इसको चाह रहे हैं। तो ये सारे बीज देशी मक्का में आपको यदि छोटा से छोटा भुट्टा भी दिखेगा तो ये दिखेगा आपको, पीले कलर की देशी मक्का है, देखिए आप, है ना। ये 800 दाने वाला मक्का नहीं है, इसमें ये साइज है, ये साइज है, अलग अलग जो है देशी आपको बीज मिलेंगे। ये जो देशी बीज है, इनसे मिलता है पोषण, इनसे मिलता पोषण, क्योंकि ये हाइब्रिड नहीं है। आप हाइब्रिड, मैं उदाहरण दूं आपको कि आप बाजार से सब्जियां लाते हैं, ठीक है, सब्जियों में आप टमाटर अभी जो खा रहे हैं, या आलू खा रहे हैं, या कोई भी सब्जी खा रहे हैं, बैंगन खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, भिंडी खा रहे हैं, क्या उसमें आपको वो स्वाद मिल रहा है? क्या आपको उससे वो पोषण मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वो केवल पेट भरने का एक साधन हो गया। और ये
और वो भी पकड़ा है किससे? केमिकल खेती से, यूरिया, डीएपी, पोटास से, वो क्लोरोपाइरीफास, साइपरमेथ्रिन से, इमामेक्टिन दवा से। ये रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक फफूंदनाशक, रासायनिक निंदानाशक जो कि चारा मार दवा है, ये सब खेती का मॉडल जो है वैज्ञानिकों ने हमारे पूरे देश को दिया हुआ है कि भाई इससे हम लोग ने अनाज के भंडार भर लिए। हमारे देश में अनाज के भंडार भर रहे, कृषि कर्मण अवार्ड ले रहे हैं हम लोग, बड़े बड़े अवार्ड ले रहे हैं। गोदामों में रखने के लिए जगह नहीं है, गेहूं और चावल इतना पैदा हो रहा है, मक्का इतनी पैदा हो रही है कि गोदाम पूरे फुल हो गए। ठीक है, पेट भरा, ठीक है, उस समय दिक्कत थी, लेकिन आप ये देखो कि ये रासायनिक खेती और संकर बीजों के साथ रासायनिक खेती और इससे उत्पादित अन्न, फल, सब्जी, अनाज सब जो हम लोग खा रहे हैं, हमारे रोज जीवन में हम खा रहे हैं, हमारी रसोई में पूरा केमिकल से भरा हुआ पूरा भंडार भरा हुआ है। अनाज, फल, सब्जी, जितनी चीज हमारे पास है वो सब केमिकल से पैदा हुए हमारे रसोई में है। इससे क्या फर्क पड़ा? हमने अनाज के गोदाम भर लिए, लेकिन अस्पतालों के ढेर लग गए, डॉक्टरों के ढेर लग गए, एलोपैथिक दवा और बिना दवाई के हर घर में 2-3 लोग बीमार मिल रहे हैं आपको। पहले मिलते थे क्या? पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग जो है कितना स्वस्थ 100 साल तक रहते थे। वो क्योंकि वो पूरा प्राकृतिक खेती करके, देशी गाय, उस समय देशी गायों की संख्या कितनी थी साहब? मेरे ख्याल से जब हम लोग 1947 में हम आजाद हुए, उस समय देशी गाय हमसे ज्यादा थी, करीब 55 करोड़ थी। और आज देशी गाय हम लोग 140 करोड़ हो गए। देशी गाय की संख्या पूरे देश में 15 से 20 करोड़ रह गई साहब। देशी गाय का महत्व अंग्रेजों ने भी घटाया। उन्होंने देखा कि ये भारतीय लोग देशी गाय का दूध पी के, घी खा के और बड़े तंदुरुस्त 100 साल तक जीते हैं। देशी गाय हटा दो, ज्यादा दूध देने वाली भैंस को ले आए, और अब तो पूरे देश में भैंस का दूध चल रहा है। लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, भैंस का घी खा रहे हैं। और भैंस को आपने देखा होगा कि उसमें क्या करंट रहता है? कुछ भी नहीं रहता। क्या ऊर्जा रहती है? कुछ भी नहीं रहती। देशी गाय में कितनी ऊर्जा रहती है? उसका बछड़ा उसकी माँ को पहचानता है। भैंस का बछड़ा अपनी माँ को 1 महीने तक नहीं पहचानता। और भैंस का आपने मूवमेंट देख लिया होगा। उसका दूध और उसका घी खाकर हमारे देश को बीमार किया जा रहा है साहब, बीमार हो चुका है। ये सारी रासायनिक खेती और ये सारे रसायन, ये सारे संकर बीज हमारे दुख का कारण है साहब। इसके कारण मैंने स्वयं ने ये कारण रहा कि 2008 में मैंने स्वयं ने मेरी पत्नी को खोया। उसको कैंसर हुआ था 2008 में। गुरुजी 2010 में मिले, और 2010 में जब गुरुजी मिले उसके बाद मैंने इसको प्रण कर लिया कि मैं इस प्राकृतिक खेती को, इन देशी बीजों को मैं पूरे देश में नहीं, विदेश में भी फैलाऊंगा। मैं इसकी समझ मैंने सीखा, मेरे गुरुजी की पुस्तकें पढ़ी, आप देख सकते हो। पालेकर जी की, हमारे गुरुजी की जो है बहुत सारी पुस्तकें हैं, ये आप देख सकते हो। बागवानी कैसे करें, ये देखो, जीरो बजट में अनाज की फसल कैसे लें, ये सारी पुस्तकें गुरुजी की उपलब्ध है जो है। इस सारी का ज्ञान मैंने लिया, और लेने के बाद मैं विभाग में रहते हुए, कृषि विभाग में रहते हुए मैंने केमिकल के काम भी करने पड़े। मुझे हाइब्रिड बीज भी बेचना पड़ा। मुझे किसानों को, जब मैं गांव में जाता था, किसानों से मिलता था, तो मुझे विभाग की योजना के अंतर्गत मुझे केमिकल भी समझाने पड़े। लेकिन मेरा एक विषय रहता था किसी भी मंच पे, वो रहता था प्राकृतिक खेती और देशी बीजों का संवर्धन। और अब धीरे धीरे सरकार भी उस दिशा में आ गई। जब सरकार को लगा कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, जब सरकार को लगा कि हमारी जो उत्पादन आता था, जो केमिकल की खेती में भी जो उत्पादन आ गया, वो उत्पादन भी आधा हो रहा है, आधे से भी कम हो गया। मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे खरगोन जिले में जो है कपास का उत्पादन होता है। तो जब देशी कपास था उस समय 7-8 कुंटल, 1 कुंटल 1 एकड़ में होता था। उसके बाद हमारे यहाँ पे हाइब्रिड सीड आए, उसके बाद जेनेटिक मॉडिफाई बीटी कॉटन आया, उत्पादन बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, 12 कुंटल तक गया, 14 कुंटल तक गया, और वापस धीरे 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 आज 3 से 4 कुंटल पे बीटी कॉटन आ रहा है 1 एकड़ का। जबकि हम लोग देशी कॉटन 6 से 7 कुंटल एवरेज उत्पादन लेते थे। तब सरकार को लगा कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों ने विरोध करना चालू किया, और सरकार को भी लगा, तो सरकार फिर जैविक खेती के नाम से, और अब तो जैविक खेती का नाम भी हटा दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके जो सलाहकार हैं, अभी गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी,
आचार्य देवव्रत जी हरियाणा में एक जो है गुरुकुलम में थे। आप लोग को जानते होंगे गुरुकुलम में, कुरुक्षेत्र में है वो। और उस गुरुकुलम में करीब 160-180 एकड़ जमीन पे उन्होंने शुरुआत में जैविक खेती करी। वो वहाँ के प्रिंसिपल या सर्वसर्वा थे। मोदी जी के वो जो है मित्र हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ पे पालेकर जी की, हमारे गुरु जी की जो है प्राकृतिक खेती को वहाँ पे अपनाया। देशी गाय तो वहाँ थी काफी, और फिर उन्होंने प्राकृतिक खेती के सारे जो है विधि के सारे नियमों को वहाँ पालन किया, एक एक नियम को पालन किया। जो विधा सिखाई गुरु जी ने, जिसमें कि देशी गाय के गोबर से बनने वाला जीवामृत, बीज उपचार के लिए बीजामृत, उसके बाद आच्छादन और वापसा, इसको पूरा का पूरा वहां पे लागू करा। और तब जाके 2 या 3 साल में उनको रिजल्ट मिला। फिर उन्होंने मोदी जी को इसके बारे में बताया। फिर मोदी जी ने जो है वहां पे वैज्ञानिकों को भेजा, ICAR के वैज्ञानिकों को वहां पे भेजा गया, और उन्होंने वहां पे ट्रायल लिया कि उत्पादन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 100% केमिकल फ्री खेती हो सकती कि नहीं हो सकती। ये ICAR के वैज्ञानिकों ने कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत जी के सामने उनके जो है जो विस्तार किए हुए जो फॉर्म है, वहां पे सारी फसलों पे इसके टेस्ट लिए, और वो टेस्ट लेने के बाद ICAR के वैज्ञानिकों ने माना कि प्राकृतिक खेती हो सकती है। तो जो वैज्ञानिक पहले वर्मी कंपोस्ट की बात करते थे, जो वैज्ञानिक पहले नाडेप टाके की बात करते थे, अब वो सारे वैज्ञानिक पूरे देश के कृषि विज्ञान केंद्र KVK के सारे वैज्ञानिक अब केवल बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। वो मेरे गुरुजी सुभाष पालेकर जी का उस विधा में केवल प्रणेता के नाम पे नाम आया। उस विधा का नाम हमारे गुरुजी चाहते थे कि सुभाष पालेकर कृषि रखा जाए, क्योंकि पूरी खोज उन्होंने की थी। जो आज सारे पूरे देश के कृषि विज्ञान केंद्रों में पढ़ाया जा रहा है, अब वो जैविक खेती की बात नहीं करते। जैविक खेती के फ्लेक्स हट गए, जैविक खेती नाम हट गया। सारे कृषि विज्ञान केंद्र के सारे वैज्ञानिक जो पढ़ा रहे हैं, जो वो पढ़ा रहे हैं प्राकृतिक खेती। तो गुरु जी का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस विधा को अपना लिया, ये बड़ी खुशी की बात है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और आचार्य देवव्रत जी ने जो संकल्प लिया था और जो प्रयास किया, उसको ICAR के वैज्ञानिकों ने माना, और मानने के बाद और आज पूरे देश के सारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ाया जा रहा है प्राकृतिक खेती, वो भी देशी बीजों के साथ। मुझे सौभाग्य से आपकी मैं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और सारे कृषि विश्वविद्यालय, मेरे खरगोन के कृषि विज्ञान केंद्र KVK, खंडवा के KVK, ग्वालियर के KVK को मैंने मेरे यहाँ से देशी बीजों को पहुंचाया साहब। अब वैज्ञानिक हमसे देशी बीज मांग रहे हैं, क्योंकि अब ऊपर से इनको निर्देश है, ICAR से इनको निर्देश है, सरकार, केंद्र सरकार से इनको निर्देश है कि अब ये देशी बीजों का विस्तार करके प्राकृतिक खेती किसानों को सिखाएं, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि लोग अच्छे पोषित रहें, लोग स्वस्थ रहें और हमारी धरा स्वस्थ रहे। ऑर्गेनिक कार्बन अभी रासायनिक खेती में ये हो गया कि 0.31 0.21 तक जो है लेस हो गया है। ऑर्गेनिक कार्बन जबकि रहना चाहिए 0.75 से 1 तक। ये हमारी जमीन धीरे धीरे बंजर हो रही है साहब। अभी मेरे खरगोन की बात बता दूं कि जो रासायनिक खेती कर रहा है, या अपने जो मेरे किसान जुड़े हैं मैं जानता हूं, वो 55 से 60 हार्स पावर का ट्रैक्टर अभी गर्मी में कल्टीवेटर करेंगे, रोटावेटर करेंगे, प्लाउ करेंगे, है ना। लेकिन जो हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, जो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए और 2 एकड़ में, 5 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, देशी बीजों के साथ कर रहे हैं, तो उनके खेत में अब जो ट्रैक्टर चल रहा है वो 12 हार्स पावर का, 15 हार्स पावर का, 18 हार्स पावर का। अरे साहब, कई खेत तो ऐसे हैं कि आप अपने हाथों से आप कम से कम 6 इंच का, 8 इंच का गड्ढा अपने हाथ से, उंगलियों से आप कर सकते हो। इतनी नरम हो गई जमीन, और उससे उत्पादन, जो मेरे किसान इसमें जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि इस वेबिनार में जुड़े हुए किसान हैं, मेरी जो मंशा है और ये होना उनके लिए भी होना चाहिए कि वो अपने परिवार के लिए पहले प्राकृतिक खेती से जुड़े, अपने परिवार को पहले किसान स्वस्थ कर लें। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है भाई साहब? जी आ रही है जी हाँ। मैं चाहता हूं कि
मेरे से जो किसान जुड़े हुए हैं, वो जो किसान नहीं है उनके लिए भी मैं बात करूंगा, जो किसान खेती उनके पास नहीं है, जो केवल एक सामान्य अभी योग कर रहे हैं, है ना। मैं भी 2008 में स्वामी रामदेव जी के यहाँ गया था। 2008 में मैंने भी योग की ट्रेनिंग 7 दिन तक स्वामी रामदेव जी से ली थी। और आपको बता दूं 4:30 बजे उठता हूँ, और अभी आपके वेबिनार के पहले मैं कम से कम 1 घंटा योग करके आया हूँ योग क्लास में जाके। और हमारी योग क्लास 7:15 तक रहती थी, आज आधे घंटे पहले मैं आ गया हूँ कि वेबिनार लेना था मुझे। तो योग कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे जो किसान हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप 1 एकड़ या आधे एकड़ से अपने परिवार के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद का परिवार स्वस्थ हो, खुद के रसोई घर में जो अन्न, फल, सब्जी, अनाज, मसाले जो हमारे 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 भोजन में लगते हैं, वो सब प्राकृतिक खेती से उनके खेत में पके हुए होना चाहिए। उनको देशी बीज लगेगा, मक्का का लगेगा, ज्वारी का लगेगा, मिलेट का लगेगा, रागी का लगेगा, कोदो का लगेगा, कुटकी का लगेगा, सब्जियों का लगेगा, लौकी का लगेगा, भिंडी का लगेगा। सारे देशी बीज देने वाले मेरे साथ, मैं तो काम कर ही रहा हूं, मेरे साथ हजारों मेरे भाई बहन हैं पूरे देश में जो देशी बीजों पे काम कर रहे हैं। मैं सारों से आपको लिंक कर दूंगा, आप उन किसानों से लिंक कर दूंगा जिनके पास देशी बीज है। मैं तो किसानों से लाके और किसी को देशी बीज देता हूं, लेकिन मेरे किसान आपको डायरेक्ट पहुंचा देंगे। मेरे ऐसे भाई भी हैं जो कि सीधे आपको देंगे। मेरे कुछ ऐसे भाई भी हैं जो कि आपको कुरियर का चार्ज भी अपने जेब से भर के आपको बीज पहुंचाते हैं। वो ऐसे भाइयों के नंबर भी दूंगा कि जो चाहते हैं कि हमारी धरा, हमारा पर्यावरण ये स्वस्थ रहे। और आप लोग इस खरीफ से आने वाले, अभी रबी सीजन में तो गेहूं चना कट गया, अभी ग्रीष्मकालीन का भी बोनी कभी कभी हो गई है। ग्रीष्मकालीन में लगने वाले मूंग, मूंगफली और सब्जियां ये लगभग लग चुकी है। कुछ लोग अभी देशी मूंग लगा रहे हैं। जिनको मूंग लगाना हो अभी तो वो मूंग का बीज ले सकते हैं। मूंगफली के लिए हम लोग लेट हो गए, लेकिन अगले खरीफ के लिए ऐसी फसल उस 1 एकड़ आधा एकड़ में जिसमें कि बेचने के लिए, मंडी बेचने के लिए कुछ नहीं हो, जिसमें सोयाबीन नहीं हो, सोयाबीन हमको खाना भी नहीं, सोयाबीन जो है हमको पैदा भी नहीं करना, हमको कपास खाना भी नहीं है, हमको कपास पैदा भी नहीं करना, हमको उस 1 एकड़ आधा एकड़ में खाने वाली चीजें लगाना है साहब। हमारे किचन में जो जो उपयोग में आता है, पहले बोलते थे बाड़ी, हमारा निमाड़ी में बोला बाड़ी, बड़े से बोलते थे कि बाड़ी, बाड़ी में क्या होता था कि वो बाड़ी बनाना, आपको 1 एकड़ आधा एकड़ में जैव विविधता पैदा करना है, मेड़ों पे पौधे लगाना है, तुलसी के पौधे लगाना है, अगस्त के पौधे लगाना है, उसमें जो है धतूरा, सीताफल के पौधे, फिर आपको बीच बीच में जो है उस 1 एकड़ आधा एकड़ में आपको अपने परिवार के लिए जो है नींबू का पौधे लगाना है, सीताफल के पौधे लगाना है, आपको अमरूद के पौधे लगाना है, आपको उसी में हल्दी लगाना है, उसी में अदरक लगाना है, उसी में 3 सीजन की सारी सब्जियां लगाना है, उसमें खरीफ में लगने वाले मूंग जो है, मक्का, ज्वारी जिसकी की रोटी हम खाते हैं, मिलेट्स, कोदो, कुटकी, ये खरीफ में लगाना है। अरहर, तुअर लगाना है। देखिए तुअर, देशी तुअर मेरे पास है शानदार, ये बीज पुराना है, वैज्ञानिकों का नहीं है, सारी चीजें हमारे पास। तो ये आपको खरीफ में लगाना है। फिर रबी में हम आपको बीज देंगे। आपने सोचा भी नहीं कि गेहूं का पुराना बीज हमारे पास है। हमारे ये अमेरिका से गेहूं आया हमारे इंडिया में। हालांकि गेहूं को खाना ही नहीं चाहिए, गेहूं को। और अभी लोग जो बीमार हो रहे हैं, तो ये पॉलिश निकला हुआ चावल और गेहूं, ये 2 बीमार कर रहा है साहब। ये दोनों में ग्लूटेन होता है, फाइबर बहुत कम होता है। तो फिर भी यदि गेहूं लगाना है आपको, तो आपको हम देंगे बंसी गेहूं, खपली गेहूं, सोना मोती गेहूं, ये 3 तरह, और शरबती गेहूं हमारे मालवा का। ये जो बीज हैं, ये इनमें ग्लूटेन कम होता है, इनमें फाइबर ज्यादा होता है, इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। और इसको आप प्राकृतिक खेती में लगाएंगे तो आपको स्वाद भी 1 नंबर मिलेगा। आज ये चीजें आपको 1 एकड़ आधा एकड़ में लगाना है। सारे मसाले, सारी सब्जियों में देशी बीज आपको काफी आपको दे पाएंगे, और हाइब्रिड सब्जी फिर आपको मिलेगा स्वाद अच्छा। और अब हम तेल नकली खा रहे हैं साहब, घर में जो हम फ्राई कर रहे हैं, जो भी बघार लगा रहे हैं, उसका तेल भी नकली खा रहे हैं। आप सरसों आपके खेत में लगाओ, आप मूंगफली आपके खेत में लगाओ, उसका तेल, सूरजमुखी आप लगाओ आपके खेत में। सूरजमुखी तो सब सीजन में दिखना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिनेशन बढ़ाता है, मधुमक्खियां आपके खेत में आती है। अभी खेती का पैटर्न ही चेंज हो गया, मोनोक्रॉप। 200 एकड़ में, 50 एकड़ में केवल सोयाबीन,
उसमें कुछ भी नहीं। मैं यहाँ अपने किसानों से पूछता हूँ कि साहब अपने बीच में दूसरी फसलें क्यों नहीं लगाई? बोले साहब हम तो बाजार से ले आते हैं, तुअर दाल मिल जाता है, सारी चीज बाजार से मिल जाती है, सब्जी बाजार से मिल जाती है। तो यदि 20 एकड़ का खेती है तो उन्हें 15 एकड़ में कपास लगा दिया, 5 एकड़ में मिर्ची लगा दी साहब, हाइब्रिड मिर्ची। तो ये पैसा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए लोग अपने आप को, किसान खुद अपने परिवार को, खुद अपने स्वयं को वो बीमार कर रहा है। मुझे बड़ा दुख लगता है। तो मैं इससे जुड़े हुए जो किसान है उनसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं पूरे देश में जाता हूँ और मैं आपसे जुड़ जाऊंगा तो मैं आपको पूरे देश के प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, प्राकृतिक खेती सिखाने वाले इंसान, मेरे भाई बहन, देशी बीजों का संरक्षण, संवर्धन, संकलन करने वाले मेरे भाई बहन, वो सबसे आपको लिंक कर दूंगा और आप लिंक हो जाएंगे और आप भी 1 एकड़ से आधा एकड़ से प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे। ये मैं चाहता हूँ। और जो इसमें खेती वाले जुड़े हुए नहीं है, जो योगा कर रहे हैं सुबह, अच्छी बात है। आप अपने बॉडी के, अपने शरीर के 7 अरब सेल में, ये हमको स्वामी रामदेव जी ने सिखाया। और मेरे अभी वर्तमान जो गुरु हैं वो परम आलय जी हैं, पूज्य परम आलय जी, जो हमारे धार जिले में, जिनका सेजवानी में आश्रम है, और उन्होंने हमको जो विधा सिखाई है, अभी परम पूज्य आलय आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिलेगा। उन्होंने भी ऑक्सीजन बढ़ाने की विधा सिखाई, उन्होंने सुबह ऊर्जावान नाश्ते की विधा सिखाई, उन्होंने भोजन दोपहर में कैसा ग्रेविटेशन खाना चाहिए वो हमको बताया, लिमिटेशन वाला नाश्ता में, सुबह के नाश्ते में क्या क्या होना चाहिए ये उनको हमको बताया। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आप और आपका स्वास्थ्य, और आप स्वास्थ्य के लिए जो इस वेबिनार में ऐसे भाई बहन जुड़े हैं जो कि खेती किसानी नहीं करते, वो अपने आंगन में, अपने छतों पे जो है सब्जियां लगा सकते हैं। और छतों पे सब्जियां बहुत सक्सेस हो रही है। हम अपनी छत पे या हमारे आंगन में जैविक सब्जियां लगाएं, प्राकृतिक सब्जियां लगाएं, बीज आपको हम पहुंचा देंगे। यदि हाइब्रिड सीड अभी मिल रहा है तो हाइब्रिड सीड लगाओ, लेकिन उसको आप प्राकृतिक खेती में लगाओ। उसमें क्या क्या कीट लगेगा, उसमें क्या क्या कीटनाशक प्राकृतिक बनाना है, उसकी जड़ों में क्या क्या जीवामृत और घन जीवामृत कैसे बना के देना है, ये सब हम आपको बताएंगे। हमारे किसान भाई आपको उपलब्ध करा देंगे। और कई लोग तो सेवा दे रहे हैं साहब, छतों पे जाके स्वयं जाके ट्रेनिंग देके लोगों को बता रहे कि आप ऐसी प्राकृतिक खेती की उत्पादित सब्जियां अपने घर में उगाएं। उसके बाद आपके जिले में, इस मध्य प्रदेश में, आपके गांव में, आपके गांव के तहसील में जो हमारे भाई लोग, बहन लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनका फोन नंबर लो, उनके खेत में विजिट करो, और आपके किचन में जो लग रहा है, मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? वैसा मुझे लग रहा है कि मैं तो बोल रहा हूँ। जी नहीं आदरणीय, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। जी, मेरी बातें अच्छी लग रही है आपको? लग रहा है कि मैं वो काम की बातें कर रहा नहीं हूँ? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत आप अच्छी हाँ, लग रही, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर जी। हाँ, वही मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं बोलते जा रहा हूँ आपको, कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा नहीं 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 नहीं, आपका स्वागत है। जी। तो मैं ये चाहता हूँ जो जिनके पास खेती नहीं है, जो उपभोक्ता है, जो एक परिवार के मुखिया है, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कोई टीचर है, कोई नौकरी में है, तो वो सबसे पहले अपने घर के अंदर, अपने रसोई घर का सबसे पहले ध्यान दे। सबसे ज्यादा खर्चा वो अपने रसोई घर में करने की कोशिश करें। अपने घर के किचन में जो भोजन बन रहा है, वो भोजन प्राकृतिक खेती से उत्पादित होना चाहिए। आप कोशिश करें, और मैं आपको दूंगा नंबर आपके जिले के आसपास जो भी, क्योंकि मैं पूरे भारत में, नेपाल, बांग्लादेश और इवन मैं तो बात जो है बाहर के देशों से भी करता हूँ। मॉरिशस से भी मेरी बात हो रही है वहाँ पे प्राकृतिक खेती के लिए, और ऑस्ट्रेलिया भी बात होती है मेरी, स्विट्जरलैंड भी बात होती है। जो खेती से जुड़े हैं हमारे भारतीय जहाँ जाके बसे हुए हैं, उनसे मेरी बातें होती रहती है। नेपाल में तो अभी मेरे को जाके वहाँ पे प्राकृतिक खेती का काम करना है, वहाँ पे रह के मेरे को काम करना पड़ेगा। मेरे एक भाई है रवि भाई करके, और वो मुझे बुला रहे हैं कि आप यहाँ पे शुरुआत करवा के जाओ, तो मैं जाऊंगा अभी नेपाल। नेपाल तो मैंने देशी बीज भेज भी दिए साहब। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो कि जिनके पास खेती नहीं है, वो अपने छतों पे सब्जियां लगाएं। उसके बाद आपको गेहूं लग रहा है, मक्का लग रही है, चावल लग रहे हैं, दाल लग रही है ना? और उसके अलावा आपको जो भी मिर्च लग रही है, हल्दी लग रही है, मसाले लग रहे हैं, आप जो है प्राकृतिक खेती करने वाले
जैविक खेती करने वाले किसानों को सर्च करें, नहीं तो मैं आपको नंबर दूंगा, उनसे बुलाएं। वो चीजें थोड़ी महंगी जरूर पड़ेगी भाई साहब आपको, क्योंकि क्या होता है कि गेहूं 1 एकड़ में यदि प्राकृतिक खेती में अपन पका रहे हैं तो वो सस्टेनेबल 8, 10, 11, 12 कुंटल तक पकता है। उसमें यदि आपने यूरिया दे दिया, डीएपी, पोटास दे दिया, तो हमारे किसान लोग दावा करते हैं, और मैं तो कृषि विभाग का 38 साल की नौकरी की है, मैंने 1 एकड़ में केमिकल खेती से 30 कुंटल गेहूं निकलते देखा है, 28 कुंटल निकलते देखा है, 25 कुंटल निकलते देखा है। 20 कुंटल वाले किसान तो 22 वाले किसान तो आज भी केमिकल से ले रहे हैं, लेकिन मेरे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान इतना नहीं लेंगे, 12 कुंटल, 13 कुंटल, 14 कुंटल 1 एकड़ का। लेकिन वो जो उत्पाद निकला है उसकी कीमत केमिकल से ज्यादा है। मैं जो किसान भाई उनका बता दूं, और जो उपभोक्ता उनको भी बता दूं, उपभोक्ताओं को थोड़ा सा पैसा ज्यादा दे के जो है वो माल खरीदना पड़ेगा। ये गेहूं आप खरीद दें 30 रुपए, 32 रुपए किलो, लेकिन यदि प्राकृतिक खेती का आप गेहूं यदि आपको मिलेगा तो वो मिलेगा आपको 45 रुपया, 50 रुपया किलो। ठीक है साहब, आप 6 जोड़ कपड़े पहनते, 2 जोड़ कम कर दे, 4 जोड़ कपड़े पहने। आपको कुछ सोना चांदी लेना है, मकान का ये करना है, कुछ आधुनिकता करनी मकान में, उसमें कटौती कर दे, आपके गहनों में कटौती कर दे, क्योंकि आप है तो जिंदगी है, आप है तो 100 साल तक आप इस जीवन को जी सकते हैं। आप स्वस्थ हैं तो आप इस धरा के लिए, इस कायनात के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। और यदि आप बीमार हैं, आप खुद बीमार हैं, गोलियां खा के सुबह शाम जी रहे हैं, डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं, आप खुद के अंदर क्रॉनिक आप बीमार हो चुके हैं, तो आप अपने परिवार के लिए क्या कर पाएंगे, इस समाज के लिए क्या कर पाएंगे, देश के लिए क्या कर पाएंगे? आप महत्वपूर्ण और आपका परिवार महत्वपूर्ण है, आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको थोड़ा खर्चा ज्यादा लगे तो वो आपको करना चाहिए, आपको लेना चाहिए। भैंस का घी अवॉइड करो, देशी गाय का दूध घर में लाओ। मैं देशी गाय के दूध की बात बता रहा हूं क्योंकि देशी गौ माता ही, देशी गौ माता का दूध, देशी गौमूत्र और देशी गो आधारित जीवन, देशी गो आधारित जीवन, ये प्राकृतिक खेती में गाय माता है तो प्राकृतिक खेती है। क्योंकि देशी गाय के 1 ग्राम, हमारे गुरुजी बताते हैं, उन्होंने सब सर्च किया हुआ, देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ बैक्टीरिया होता है, जीवांश होता है, और भैंस के 1/4 भी नहीं होते। तो देशी गाय का गोबर हमारी खेती को ठीक करेगा, जीवामृत बनाएंगे हम लोग, घन जीवामृत बनाएंगे। और जी जी, तो आप देशी गाय आपके जीवन में, आपकी खेती में होना चाहिए। देशी गाय का दूध आपके घर में आना चाहिए, भैंसी का दूध आप हटा दो। देशी गाय का घी आपके घर में होना चाहिए। आपके घर में यदि दिया जलना चाहिए तो देशी गाय के घी का जलना चाहिए, क्योंकि उससे ऑक्सीजन निकलती है। अभी वैज्ञानिक बड़े आश्चर्यचकित हैं कि कोई चीज जलती है तो उससे कार्बन निकलता है, लेकिन देशी गाय का घी जलता है। आप अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र में देशी गाय का कंडे का उपयोग होता है, देशी गाय के घी का उपयोग होता है, और उससे जो वातावरण बनता है, नेगेटिव वायरस, बैक्टीरिया घर के खत्म होते हैं। घर में एक ऐसा वातावरण बनता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। देशी गाय का दीपक आपके घर जलना चाहिए, देशी गाय का घी आपके शरीर में जाना चाहिए। मेरे किसान है, मेरे खरगोन जिले के गंदावड़ के, 18 से 20 साल हो गए, घर में भैंस को हटा दिया। भैंस को हटा के अभी उनके पास करीब करीब 20-22 गाय है, उनके पास 25-30 एकड़ जमीन है। जमीन को भी 1 नंबर कर लिया प्राकृतिक खेती से। उनके बच्चे, उनकी बच्चियों के बच्चे, उनके लड़कों के बच्चे, सबके 90% से ऊपर मार्क्स शुरू से आ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को देशी गाय का दूध, देशी गाय का घी खिलाते हैं। यदि आपके परिवार में जो बच्चे हैं उनको आप देशी गाय का घी, देशी गाय का दूध पिलाएंगे तो वो, उनका दिमाग चलेगा, वो स्वस्थ रहेंगे, वो ऊर्जावान रहेंगे। आप देख सकते हो कि मैं देशी गाय का घी खाता हूँ साहब, बड़ी बात नहीं करता। बाकी अभी 63 में मैं रनिंग कर रहा हूँ, 63वां साल मेरे को, मेरी उम्र है, 62 पूरा होके 63 चल रहा है। सुबह 4, 4:30 बजे उठना, योगा करना, और योगा करने के बाद फिर खेतों में सेवा देना। सेवा निवृत्ति के बाद भी मैं खेतों में जाता हूँ ट्रेनिंग देने, मैं पूरे देश में जाता हूँ। देशी बीजों के लिए मैं आदिवासी इलाके में बहुत अंदर तक जाता हूँ और देशी बीज का संवर्धन कर रहा हूँ। 63 की उम्र रनिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर जो घी जा रहा है, जो दूध जा रहा है, गाय माता का जा रहा है, मैं देशी बीजों से उत्पादित अन्न, फल, सब्जी, अनाज खा रहा हूँ। तो ये चीज होना चाहिए, और ये मैं चाहता हूँ
कि इसका विस्तार हो। ये समझ मेरे उन किसान जो कि इस वेबिनार में जुड़े हैं, वो जो भाई बहन जुड़े हैं, वो लोग ये दिमाग में आज लेके चले कि हमको इस दिशा में काम करना है, हमको अपने परिवार के लिए काम करना है। और एक चीज और बता दूं, अभी जो आप लोग बाजार से खा रहे हैं, मेरे को मजबूरी होती है कि कई चीजें मेरे को सब्जी मार्केट से लानी पड़ती है, क्योंकि कई चीजें वक्त पे मिल नहीं पाती है। तो आप केमिकल की पकाई हुई एक उपाय बता रहा हूँ आपको मैं, केवल 30-35% बचने का उपाय, कि अपने आप बाजार से जो भी लाए, टमाटर लाए, आप जो है मेथी लाए, भिंडी लाए, आप अंगूर लाए, जो भी फल लाए, सेव फल लाए, इन सबको आप घर पे लेके आओ। और एक 35% बचने का केवल उपाय, कि एकदम से जो है आपकी किडनी फेल नहीं हो जाए, 2 साल में मालूम पड़े कि ऐसा हो रहा है लोगों का। थोड़ा बचने का 35 से 40% बचने का उपाय बता रहा हूँ। घर में सारी चीजें जो मार्केट से आ रही है या खेतों में से आ रही है, उसको एक इतना बड़ा तगारा लो, उसमें पानी डालो और उसमें नमक या मीठा सोडा या कैमिनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा बोलते हैं उसको। ये नमक तो सबके घर में, मीठा सोडा भी आप ला सकते हो। उसके घोल में वो सब्जियां, फल, उस सबको आप उसमें डाल दो और उसको कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा उसमें रहने दो। वो नमक क्या करेगा, वो मीठा सोडा क्या करेगा, उसके सरफेस, जैसे भिंडी का सरफेस, टमाटर का सरफेस, बैंगन का सरफेस, उसके ऊपर जमा हुआ केमिकल हटाएगा और उसके जो रोम छिद्रों में फंसा हुआ केमिकल है उसको वो रिमूव करेगा, बाहर करेगा। तो 35 से 40% हम लोग बच सकते हैं ये उपाय करके। अभी तक मेरे ख्याल से आप लोग सादे पानी से धो के, इसमें जो मेरी बहनें भी जुड़ी है, जो मेरे से बच्चियां जो जुड़ी हैं और जो भाई लोग जुड़े हैं, मेरे ख्याल से केवल एक सादे पानी से धो के हम लोग कोई चीज, सब्जी या फल खा लेते हैं, मेरे ख्याल से, है ना। तो ये उपाय करके आप जो है 35 से 40% बच सकते हैं। लेकिन 100%, जैसे मैं आपको एक अनार की बात बता दूं, बाजार से आप अनार खरीद के लाते हो तो बड़ा सरफेस एकदम लाल अनार रहता है, एकदम फ्रेश दिखता है, आप सोचते हो क्या बढ़िया फल है। और लेकिन वो फ्रेश जो अनार है, एकदम चमका हुआ अनार, उस पे केमिकल का भंडार पड़ा हुआ है। और केमिकल केवल ऊपर नहीं लगता, मैं कृषि विभाग की 38 साल की नौकरी की मैंने, जो केमिकल आते हैं ना साहब, स्प्रे करते हैं जिसका रासायनिक कीटनाशक, वो ऐसे बनाए हैं वैज्ञानिकों ने कि वो सरफेस पे टच करेंगे और धुआं बन के, भाप बन के वो अनार के एक एक दाने में जाते हैं, वो पत्ता गोभी के अंदर तक जाते हैं, बिल्कुल मूल तक, एक एक सेल तक जाते हैं, उस अनार के, उस सब्जी के एक एक सेल तक जाते हैं और जाके अंदर की कीड़े को मारते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे पत्ता गोभी है, उसमें एक लंबा कीड़ा आता है जो कि अभी बीच में काफी आया था उसके बारे में, वो कीड़ा अंदर के अंदर रहता है वो, और वो उस कीड़े को मारने के लिए पत्ता गोभी के ऊपर स्प्रे किया कर रहे हैं। आप सोचते हो वो दवा तो ऊपर ही रह गई है, नहीं, वो दवा अंदर जाती है, वो धुआं भाप बन के, वाष्प बन के अंदर जाती है, वो जाके उसको मारती कीड़े को, और फिर आपको फ्रेश एकदम ताजी सब्जी आपके सामने आती है मार्केट में। आप देखते हो क्या अनार है, क्या पत्ता गोभी है, क्या फूल गोभी है, ये सब आपको बीमार कर रहा है। मिलीग्राम में पर डे आपके शरीर में जहर जा रहा है साहब, मिलीग्राम में जा रहा है। और जिसकी बॉडी में आप योगा प्राणायाम कर लेते हैं या जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, वो तो उसको सहन कर लेता है। लेकिन आप देख लो कि किडनी के अस्पताल, कैंसर के अस्पताल सारे भरे पड़े हैं। आपके शहर में, आपके गांव में लोग बाग कितने बीमार है मैं जानता हूं, हर परिवार में लोग बीमार है। 100 साल की उम्र भगवान ने हमको दी है, वो 100 साल की उम्र में हमारे बुजुर्ग केवल बुजुर्ग होने से मरते थे, हार्ट अटैक से नहीं मरते थे। आप, एक तो जीवन शैली गलत हो गई है, लोगों की जीवन शैली का इफेक्ट जो है करीब करीब 35 से, मैं मानता हूं कि 35-40% तो जीवन शैली का इफेक्ट है। उनके उठने का तरीका, सुबह के नाश्ते का तरीका, दोपहर में भोजन का तरीका, रात में सोने का तरीका, सब प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति के विरुद्ध सारा आवाम जा रहा है, सारे लोग जा रहे हैं। रात के 1-1 बजे मोबाइल लगा लगा के देखते हैं और उनको नींद नहीं आती है। 7-8 घंटे की नींद लेना चाहिए, आज के बच्चे नींद नहीं ले पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं चाहता हूं कि इस दिशा में आप लोग आगे आए, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि सभी के लिए होना चाहिए, और इसके लिए मैं प्रयासरत हूं।
सब जगह जाता हूँ और मेरे कई मित्र हैं जो कि फलों का कोई किसान यदि चाहे कि भाई हमारे खेत में फल, और इसमें एक चीज और बता दूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई IITians, कई जो है MBA किए हुए इंजीनियर्स बड़े बड़े पैकेज छोड़ के प्राकृतिक खेती पे आ गए। 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख की नौकरी छोड़ के उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपना इनकम का जरिया भी माना है, और काफी सक्सेस हुए। मैं विदिशा के एक अपने आपके पास विदिशा है, एक संकल्प शर्मा करके बेटा है, वो 2013-14 में पालेकर जी के कार्यक्रम में भोपाल में मिला था। उसने उस समय 15 या 16 लाख की पैकेज को छोड़ के वो विदिशा में प्राकृतिक खेती कर रहा है। उसके खेत का, वो मेरा चूंकि चेला है इसलिए मैं उसका बोल रहा हूँ, उस संकल्प के खेत का गेहूं करीब जो कि 12-15 एकड़ में वो लगाते हैं शरबती गेहूं, वो कटता नहीं, उसके पहले बिक जाता है। और भाव क्या रहता है? 60 से 70 रुपया पर केजी। अलग फसल कटी नहीं है, उसके पहले पूरी फसल खाने वाले, बीज वाले लोग पूरे बुक कर लेते हैं उनकी फसल को। तो साहब इसमें पैसा भी है, इसमें कई भाई बहन अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। कई भाई बहन देशी गौ संवर्धन करके आज मैं बता दूं, मेरे एक इस अभियान से जुड़े हुए जो है मित्र बोलूंगा और गुरु हैं, उनका नाम है गोपाल सुतारिया जी। अहमदाबाद में उनकी जो बंसी गिर गौशाला है अहमदाबाद में, मैं 3-4 बार उनके यहाँ पे होके आया हूँ। उनके गौशाला का, उनके यहाँ पे करीब 800 गाय है। उनकी गौशाला का घी आज 5 से 6 हजार रुपए पर केजी बिक रहा है। उनके गाय का दूध 140 रुपए लीटर बिक रहा है। साहब लोगों को समझ आ गई है, लोगों को समझ में आ गया है कि हमें अपने को बचाना है। और पैसा हमारे लिए, पैसा आपके पास बहुत है, लेकिन ऐसा समय जबकि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं तो वो पैसा बिल्कुल काम नहीं आता। आपने कोरोना काल में देख लिया होगा, कोरोना काल में जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी वो आदमी बचा, और कम उम्र के कई लोग निकल गए क्योंकि उनकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम थी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है भोजन से। हमारे परमालय जी बोलते हैं कि अन्न ही ब्रह्म है। सबसे प्यारा, सबसे ज्यादा ध्यान, इंसान के विचार भी अन्न से आते हैं, इंसान बीमार भी अन्न होता है। यदि कैंसर आ रहा है तो आपके रसोई घर से आ रहा है, यदि कैंसर आ रहा है तो आपकी लाइफ स्टाइल से आ रहा है, यदि कैंसर आ रहा है तो आपके भोजन से आ रहा है। साहब ये चीज समझना चाहिए आप लोग को। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। तो इस चीज को देखते हुए अभी यूरोप में और इंडिया में जैविक के बड़े बड़े मार्केट हैं। मेरे महाराष्ट्र के कुछ किसान हैं, उनके खेत में टाटा खुद जाते हैं, टाटा के लोग, टाटा ऑर्गेनिक, रिलायंस ऑर्गेनिक के नाम से बड़े बड़े मॉल पे टाटा और रिलायंस ने बड़े बड़े जो है मॉल में दुकानें खोल रखी है, जो बड़े शहरों में रहते हैं। वहां पे आपको लाल मिर्च मिलेगी साहब 600 रुपए किलो, गेहूं मिलेगा आपको 120 रुपए किलो, गेहूं मिलेगा बंसी आपको 80 रुपए किलो। वहां पे हर चीज महंगी मिलेगी। और लोग बाग जिनको कॉन्शियस है, जिनके पास पैसा है, वो टाटा ऑर्गेनिक की दुकान से जाके और माल खरीद के खा रहा है। मेरे किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, मैंने हजारों किसानों के से जुड़ा है और उनको समझ दी है। आज उनके घर का बंसी गेहूं जो है 5,000 रुपये कुंटल में, जो भी पक रहा है 5,000 रुपये कुंटल में बिक रहा है। उनके खेत का जो है सोनामती गेहूं 6,000 रुपये कुंटल, उनके खेत का जो है खपली गेहूं आज 9,000 रुपये कुंटल में बिक रहा है। पैसा भी मिल रहा है, परिवार भी स्वस्थ हो रहा है, और पर्यावरण भी ठीक हो रहा है, और पूरा जैव विविधता ठीक हो रही। साहब आप प्राकृतिक खेती से जुड़े, प्राकृतिक खेती से जुड़े, किसानों से जुड़े, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और आप ऊर्जावान रहेंगे। और आप ऊर्जावान रहेंगे तो आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए, जैव विविधता के लिए आप अपने जीवन में कुछ हटके करके जाएंगे। नहीं तो फिर वो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल में सारी सुविधा आपको मिलती रहेगी।
इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि मैं बात करूँ कि जैविक खेती कैसे करते हैं, प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं, तो मैं ये केवल कुछ शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है आपके पास देशी गाय होना बहुत ज़रूरी है। आजकल वेस्ट डिकम्पोज़र जो डॉक्टर किशन चंद्रा ने बनाया है, जिनके पास देशी गाय बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि भैया ठीक है, गाय आप लेने का प्रयास करो। जब तक आपके पास गाय माता नहीं और प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना है, तो आप डॉक्टर किशन चंद्रा को सर्च करें। ये एक वैज्ञानिक है दिल्ली के, गाजियाबाद के, और इन्होंने बनाया है वेस्ट डिकम्पोज़र। देशी गाय के गोबर से बैक्टीरिया को निकाल के इन्होंने वेस्ट डिकम्पोज़र बनाया, ठीक है? और एक जो गोपाल सुतारिया जी हैं अहमदाबाद में, उन्होंने जो है देशी गाय के गोबर से उनके बैक्टीरिया जो करीब 62 से 63 बैक्टीरिया को कुछ लेबोरेटरी में निकाल के उन्होंने बनाया है गो कृपा अमृतम। गो कृपा अमृतम वेस्ट डिकम्पोजर। यदि आपके पास गाय नहीं है तो आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। आप आपकी छतों पे इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सही खेती करना हो और एक्यूरेट खेती करना हो तो हमारे गुरुजी सुभाष पालेकर जी की प्राकृतिक सुभाष पालेकर कृषि करना हो तो आपके पास देशी गाय होना जरूरी है, ठीक है? ये शुरुआत आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज मैं आपको कैसे ऑनलाइन में आपको वेस्ट डिकम्पोजर मिल जाएगा। डॉक्टर किशन चंद्रा का सर्च करेंगे तो डॉक्टर किशन चंद्रा ने और भी जो है फफूंदनाशक और भी जो है कल्चर उन्होंने निकाले हैं, उनके प्रोडक्ट हैं। और बंसी गिर गौशाला का जो क्या बोलते हैं गो कृपा अमृतम है, अब पूरे देश में फैल रहा है। हमारे जो है गोपाल सुतारिया जी भी पूरे देश में जाते हैं और उनके गो कृपा अमृतम को फ्री में देते हैं, तो जो है उससे आप शुरुआत कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत हो जाए। और जो प्राकृतिक खेती करने में आपको बीज उपचार के लिए बाजार से कुछ भी नहीं लाना है। बीज भी आपको शुरुआत में आप हाइब्रिड लगा सकते हो, धीरे धीरे देशी बीज। यदि मैं आपको एक मक्का का बीज भेजूं, मैं आपको ये मक्का का बीज भेजूं, तो ये मक्का का बीज एक बार आपके पास मैं दूंगा, आप आधा किलो बुलाओ, पाव भर बुलाओ, और ये फिर जिंदगी भर आप पीढ़ी दर पीढ़ी आपके खेत में ये खत्म नहीं होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। ये बीज आपका अटल हो जाएगा, अमर हो जाएगा आपके घर में। ऐसे एक एक करके देशी बीजों का कलेक्शन आपकी खेती में कर लें। उसके बाद फिर आपको बीज भी लेना है, आपके मटकों में बीज लेंगे, पहले रहते ही थे, तो ये आप कर सकते हो साहब। और फिर उसके बाद आपको बाजार से कुछ भी नहीं लाना, फफूंदनाशक दवा, कीटनाशक दवा। तो हमारे पालेकर जी जो बताते हैं कि बीजों को बीजामृत से चरित करना है, बीजामृत बनाने के तरीके, जीवामृत आपको बनाना है। जीवामृत में क्या लगता है? गोबर लगता है, देशी गाय का गोबर, गोमूत्र लगता है, उसके बाद उसमें लगता है दलहनी आटा लगता है। एक फार्मूला मैं बता दूं, क्योंकि मैं आधा पौना घंटा में पूरी प्राकृतिक खेती जो हमारे गुरुजी सिखाते हैं, मैं आपको अभी बता दूं कि गुरुजी का एक कार्यक्रम हमारे खरगोन जिले में सनावद में है। सनावद करके जगह है हमारे खरगोन जिले में। अभी 5, 6, 7 अप्रैल में इनका कार्यक्रम यहाँ पे खरगोन जिले में सनावद में है। यदि आप बोलेंगे तो मैं उससे जुड़ने के लिए लिंक मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग ले सकते हैं जो किसान है। और बड़ा अच्छा मौका है, 3 दिन का मौका अभी है, अभी पंजीयन चालू है, 2-4 दिन और चलेंगे। आप चाहें तो पालेकर जी के कार्यक्रम से आके जुड़ सकते हैं। मैंने तो गुरु जी के 7-8 कैंप अटेंड किए हुए हैं और अब तो रिटायरमेंट के बाद मैं ज्यादा उनसे जुड़ूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप पालेकर जी को सुनने आ जाए हमारे जिले में 5 से 7 को। तो बीजामृत बनाने का तरीका, जीव अमृत कैसे बनता है? जीव अमृत बहुत सरल है। एक प्लास्टिक की कोठी रहती है 200 लीटर की, उसमें 10 किलो देशी गाय का ताजा गोबर रहता है, देशी गोवंश का गोबर रहता है, 5 लीटर गोमूत्र रहता है, 1 किलो दलहनी आटा, 1 किलो जो है उसमें गुड़ रहता है, उसमें आपके खेत की मेड़ की मिट्टी एक मुट्ठी रहती है। ये सबको 200 लीटर में घोला जाता है, डंडे से सुबह शाम हिलाया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो है जीवामृत 200 लीटर गर्मी में 2 दिन में तैयार होता है, ठंड में 4 दिन में तैयार होता है। ये 200 लीटर जीवामृत आपके खेत में जाएगा, 1 एकड़ खेत में जाएगा। ये जीवामृत आप बना सकते हैं। फिर घन जीवामृत सूखे गोबर का बनता है, गीले गोबर का। 1 कुंटल गोबर को इकट्ठा करो, जीवामृत वाला सामान डालो और उसको पूरा फैला के और पूरा सुखा के और बढ़िया बोरी भर भर के रख लो। ये घन जीवामृत बनता है, घन जीवामृत के लड्डू बनते हैं। और फफूंदनाशक दवा बनती है, काय से बनती है? खट्टी छाछ से बनती है। उसमें तांबे का लोटा डाला जाता है, उससे फफूंदनाशक दवा बन जाती है। फिर जो कीटनाशक दवा है
उसमें अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र और दशपर्णी अर्क बनता है। ये सब चीज कैसे बनती है? प्राकृतिक चीजों से, जिसमें आपको लगते हैं जो है नीम के पत्ते लगते हैं, नींबोली लगती है, देशी गाय का गोबर लगता है, गोमूत्र लगता है, धतूरे के पत्ते, अकाव के पत्ते, सीताफल के पत्ते, बेलपत्र के पत्ते, खट्टे कड़वे करेले के पत्ते, क्या बोलते हैं, पपीते के पत्ते, अरंडी के पत्ते, देशी आम के पत्ते, इन सब से दशपर्णी अर्क बनता है। ये सब की विधा को यदि मैं एक वेबिनार में यदि लूं तो मैं एक एक विषय को लेके आपके से मैं जोड़ सकता हूं, यदि आप लोग चाहेंगे कि मैं, क्योंकि मेरे को आधा घंटा लगेगा केवल कीटनाशक बनाने के तरीकों में, आधा घंटा मेरे को लगेगा घन जीवामृत, बीजामृत और जीवामृत बनाने के तरीके, उसका उपयोग करने के तरीके, ये सब सिखाने में, है ना। केवल 30 मिनट में मैं पूरी चीजें आपको बता नहीं पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे जो इंटरेस्टेड किसान है वो सीखना चाहते हैं तो मैं बार बार उनसे एक एक विषय लेके बात करूंगा। और इस विषय में आप पालेकर जी से जुड़ना चाहें तो मैं आपको नंबर दूंगा, और मेरा नंबर जो है सभी लोग जो है जी, आप उनको सुन रहे हैं? जी जी, मेरी आवाज आ रही है। आपका नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। आपके जो भी हमारे सदन में जुड़े भाई बहन हैं, वो आपसे बाद में संवाद करेंगे, संपर्क करके अपनी बात रख सकते हैं। मगर जी अभी हमारे पास 8 बजे तक का समय है और बहुत ही आपका रोचक मार्गदर्शन हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में प्राप्त हुआ आपके द्वारा। और जो आज हमारे में 2 हेमरेज भी है और बाकी अन्य विषयों को लेकर सबके मन में एक जगह है और वो सवाल भी करना चाहते हैं। फिर भी मैं सबसे पहले आदरणीय पवन कुमार सर, पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से जुड़े हैं और उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है और जी पिछले 4 साल से नियमित ये योगाहार कार्यक्रम चल रहा है। उनके बारे में, योगाहार कार्यक्रम के बारे में वो थोड़ा सा अवगत कराए और फिर हमें हमारे मुख्य वक्ता के साथ संवाद करने का कष्ट करें। जी 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 धन्यवाद रंजना जी। आज के मुख्य वक्ता श्री बारचे जी का अभिनंदन, स्वागत आपका इस मंच पर। ये स्वैच्छिक मंच है, ये स्वैच्छिक रूप से पिछले 4 वर्षों से यह कार्यक्रम, जिसमें नित्य प्रतिदिन हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के संबंधित जितने भी आयाम हैं उन सब पर हमने चर्चा कर ली है। लेकिन जी जितना भी बार हम नए वक्ता को सुनते हैं, हमें कुछ न जी कुछ नया सीखने को मिलता है। ये है। अद्भुत है, ये इस कार्यक्रम की बहुत ही अद्भुत बात है। और जब भी हमारे जो पुराने साथी हैं उनसे अगर आप बातचीत करेंगे तो बहुत सारे चीजों पर, इतने सारे विषयों पर हमारी चर्चा हुई है, क्योंकि लगभग प्रतिदिन रोज नए व्यक्ति आकर के अपनी बात बताते हैं। तो जी कृषि जी के एक आयाम को जिसमें कि पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, उससे सब कुछ कृषि से जुड़ा हुआ है, उसके जी सारे आयामों पर चर्चा हुई है। लेकिन फिर भी कुछ आयाम छूट गए हैं, और फिर भी वही बात है, अगर हम दूसरे वक्ता से सुनते हैं तो उसमें कुछ जी न कुछ नई चीज सीखने का अवसर मिलता है। तो आज आपने भी इन सब चीजों में जो नई चीजें हमें सिखाई है, नई जानकारी दी है, नए तरीके से वही चीजों को बताने का प्रयास किया है, तो इसका मैं कहता हूँ कि हमारे दिमाग के जो जाले बन गए हैं रसायन खेती के करते हुए और आधुनिकता के दौर में, वो जाले जरूर खुल जाते हैं, वो जाले कुछ हट जाते हैं, फिर भी यात्रा जो है हमारी जारी है। तो मैं आज के इस आपके बहुत ही उचित और बहुत ही अनुभव आधारित मार्गदर्शन जो आपने कृषि विभाग मध्य प्रदेश के साथ रहते हुए जो भी कार्य किए होंगे, और उसके बाद भी आप जो प्राकृतिक खेती की तरफ आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपका अभिनंदन। और इस प्रकार से जो आपने आज अपनी बात कही है, तो उसको भी आपका स्वागत है कि आने वाले समय पर आप इस मंच पर जुड़ते हुए समय समय पर उचित मार्गदर्शन भी देते रहिए। और कृपया ये भी अनुरोध है कि जो हमारे बाकी वक्ता आएंगे उनकी भी बात सुन के हम साथ मिलकर के ये जो नॉलेज शेयरिंग है, जो हम विचारों का आदान प्रदान है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, इस राह पर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक ही बहुत ही संक्षेप में कार्यक्रम है इस योगाहार कार्यक्रम के बारे में। इसमें करीब 1000 से ज्यादा वीडियोस अभी तक के हमारे इसी कार्यक्रम के डेली रिकॉर्डिंग्स के उपलब्ध हो गए हैं। आज की भी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये सब यूट्यूब में उपलब्ध हो जा रही है, जिसका कि कोई उसको अगर सुनना चाहे तो
काफी अभी मतलब कोई शायद कोई भी इसको पुनः नहीं सुन पाएगा, क्योंकि सबका परिप्रेक्ष्य अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है और वहाँ की स्थिति अलग है। फिर भी जो भी जानकारी अभी तक के दी गई है उसका संकलन भी किया गया है। और इसी प्रकार से जैसे अभी ये शिविर पालेकर जी का होने वाला है, इस तरह से भी अलग अलग जगह पर हमारे योगाहार के सदस्य अपने स्तर से भी या सामूहिक स्तर से भी कभी ना कभी मिलने का भी प्रयास करते हैं। जैविक बीजों के ऊपर हमारे अभी एक संकलन करीब 15 किसानों का अभी तक के किया गया है, उसका भी आने वाले समय पर उसकी किताब लगभग तैयार हो गई है। और इसी प्रकार से अलग अलग विषयों पर अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन 3 साल पूरे होने पर लगभग 4 किताबों का विमोचन किया गया था पतंजलि संस्थान में आचार्य बालकृष्ण जी के द्वारा। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो कि पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है, पूर्ण रूप से जन आधारित कार्यक्रम है, सीखने सिखाने की विधा पर केंद्रित है। इसमें आपका स्वागत है। और मैं आपके जो बातें हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें आज आपने कही हैं, उन विषय पर हम निश्चित रूप से आने वाले समय पर निरंतर विचार तो करते ही हैं, कार्य भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को अभी और स्ट्रीमलाइन होना बाकी है। मैं इस अनुरोध के साथ कि आप इस योगाहार परिवार में, चूंकि आज पहली बार आज आप आए हैं, आप निरंतर आते रहें, अपने साथ और लोग को भी जोड़ें। अगर भविष्य में हम ऐसे किसानों को जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको जोड़ते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं। कई बार हमारे किसानों ने अपने इसी कार्यक्रम में अपने खेत से जाकर के बताया है, वीडियो के माध्यम से दिखाया है, और अलग अलग जलवायु क्षेत्र के किसानों ने आकर के अपने अनुभव बताए हैं। तो ऐसा जब अनुभव हमें देखने सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, वीडियो के माध्यम से देखने को मिलता है, तो और ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं जानकारी लेने के लिए, जानकारी बांटने के लिए, और दूसरे लोगों को जो जानकारी नहीं है उसको आपस में शेयर करने के लिए। ऐसे बहुत सारे किसानों को के द्वारा अन्य किसानों का भी प्रशिक्षण अपने स्थान पर ले जा करके, अपने खेत को दिखा करके, सीधे दिखा करके भी समय समय पर किया गया है। तो ये हमारा विस्तारीकरण इस तरह से चल रहा है इस कार्यक्रम का। और बहुत सुंदर ये जो बीज वाली बात है, इसके लिए आपकी हमारी टीम आपके साथ अलग से भी बातचीत करेगी। और इस चीज को लेते हुए बीज के जो कार्य है, संवर्धन का जो कार्य है, जैविक खेती का उसका आधार एक तो गौ माता है और दूसरा बीज है। दोनों के ऊपर हमें कार्य करने की जरूरत है। इस विषय पर हम और बातचीत करेंगे। मैं आप समय को ध्यान में रखते हुए अनुरोध करना चाहता हूँ कि आगे हमारे जो हैंड रेज्ड हैं उनके प्रश्न और उनके वक्तव्य भी ले लिए जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, 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 आदरणीय सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपने हमारे योगाहार कार्यक्रम जो स्वैच्छिक स्वैच्छिक योगाहार कार्यक्रम है और उसके बारे में हम सबको फिर से एक बार अवगत कराया। और आगे मैं हमारे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी का हैंड राइज़ है और डॉक्टर किशोर दुबे सर, आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी देहरादून से और हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का। तो सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, अपनी बात रखिएगा। जी। धन्यवाद बहन जी। आज के मुख्य अतिथि जो है उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, आपका जो अनुभव हमने सुना और इस मंच पे 3-4 साल से जो चर्चाएं चल रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और साथ ही साथ अलग अलग जगह पे संगोष्ठी में भी हम लोग जाते हैं और वहाँ का जो अनुभव सुनते हैं। फिलहाल अभी 2-3 दिन के पहले नागपुर में एक बीजोत्सव हुआ और वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक बहुत बड़ा सेमिनार भी हुआ, जिसमें डॉक्टर्स, टेक्नोक्राफ्ट्स, इंजीनियर्स सभी आए थे। तो सबका निचोड़ जो है सर, मतलब आपसे हम मदद लेना चाहते हैं कि 2-3 बातें हैं। एक तो निचोड़ जो आया कि भाई किसानों के संपर्क में जो लोग हैं उनको तो विषमुक्त भोजन मिलता है, लेकिन किसानों के संपर्क में सभी शहरवासी नहीं आ सकते। तो इसको कैसे जोड़ा जाए, तो उसके लिए चर्चा होने के बाद में ये हुआ कि कस्टमर मूवमेंट जिसको बोलते हैं, ग्राहक मूवमेंट, जैसा किसानों की मूवमेंट, प्रोडक्शन की मूवमेंट चलाते हैं, वैसे ही ग्राहकों की मूवमेंट यदि हम चला सके तो ही ये दोनों में समन्वय हो सकता है। तो इसमें आपका अनुभव, आपकी मदद हमको चाहिए। एक दूसरा कि कई बार प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन आपने जैसा बोला कि ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह पे आपके कॉन्टैक्ट से वहां पे बेचा जाता है, या बड़े बड़े मॉल्स में अमेज़न और बाकी 16 लोग यानी
पैकेजेस छोड़ के आए हैं, तो इनकी भी मदद चाहिए, क्योंकि आम किसान जो है वो छोटा किसान ये बड़े बड़े मॉल तक भी नहीं पहुंच सकता, तो विदेश में पहुंचने की बात ही नहीं है। तो इनको कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि उनकी समस्या है कि बेचना कैसे, दूसरा बिंदु। तीसरा बहुत ही महत्व का बिंदु है सर, आपके कथन से जो आया है, और देवव्रत जी जैसे राज्यपाल जी का आपने जिक्र किया है, मैं अनुभव के साथ कहता हूँ कि इस मंच से भी कई वैज्ञानिकों के साथ हमने संपर्क किया है, और उनके निचोड़ से जो बात आई वो यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती तो बहुत अच्छी है, लेकिन गांव स्तर पर जो कृषि कार्यकर्ता है उनको ये बात बताई नहीं जाती, उनको केमिकल फार्मिंग बताया जाता है। और गांव स्तर का जो कार्यकर्ता है वो बार बार किसानों को वही बताता है कि भी इसमें इतनी सब्सिडी आई, इसमें इतना ये हुआ, तो नेचुरली उनका जो ब्रेन वॉशिंग होता है वो केमिकल फार्मिंग का होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के संदर्भ में गांव का कार्यकर्ता किसानों को बिल्कुल कोई भी जानकारी देने में असमर्थ है। यह जो मालिका है, यह मालिका में जैसा हम रिफ्रेशर कोर्सेज बोलते हैं, उस तरह से जब तक नहीं होगा तब तक यह इसका फैलाव नहीं होगा। तो इस संदर्भ में अगर आप देश के लेवल पे या राज्य के लेवल पे कहीं भी अगर कुछ कर सकते हो या आपकी कुछ पहल चालू है तो उस संदर्भ में मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। जी बर्चे जी, सर आप अपना माइक ऑन करिए जी। जो माइक का बटन है ना उसको दबाइए, आपकी आवाज आ जाएगी। वीडियो खोल के बोलो, वीडियो खोल के। वीडियो खोल के बोलिए। आ रही आवाज, आ रही, अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही सर। देखिए दुबे जी, आपने बहुत अच्छा विषय ये बताया कि एक छोटा किसान जो कि गांव में उत्पादित कर रहा है उसको उचित मूल्य मिले, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। शासन स्तर पे राज्य शासन और केंद्र शासन इस पे जो भी प्रयास अभी तक किए इन लोगों ने, इवन राज्य शासनों ने जो कृषि उपज मंडी होती है उसमें एक स्टॉल जैविक खेती का केवल एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पे जैविक उत्पाद लाके आप बेच सकते हो। लेकिन अभी तक मेरी 38 साल की नौकरी में मैंने केंद्र शासन और राज्य शासन के प्रयासों में कोई सफलता दिखी नहीं कि इन्होंने कोई ऐसा प्रयास किया हो कि एक प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करने वाले का जो उत्पाद है उसको उचित मूल्य मिले, इसके लिए कोई प्रयास करके उसको दिलवाया हो। इसके लिए जितने प्रयास हुए हैं वो हम जैसे लोगों ने ही किए। और मेरा आगे भी मेरी यह है कि सरकार अभी प्राकृतिक खेती पे बड़ा फंड दिया है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर राज्य सरकार को इसमें जोड़ा है उन्होंने, और एक प्राकृतिक खेती को लेके, परंपरागत खेती को लेके एक बड़ा फंड इस बजट में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है रिलीज किया है, और उसको राज्य सरकार में भी उसका कुछ हिस्सा है। तो वो हिस्सा मिला के कुछ स्कीम इनकी बन रही है। वो स्कीम कब फॉलो होती है और किस ढंग से फॉलो होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जागरूकता फैलाना हम जैसे लोगों का काम है। हमारे जिले में जो किसान, मैं तो मेरे जिले में जो किसान है जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनके उत्पादों को मैं उपभोक्ताओं को जागरूक करना, शहरों में ये काम भी करता हूँ। यदि इंदौर में कोई उपभोक्ता है तो उनका माल इंदौर तक पहुंचाना, वो काम में सहयोग भी मैं करता हूँ, मेरे जैसे कई लोग करते हैं। और हमारे जैसे इंदौर है, इंदौर में कम से कम 4 से 5 ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल दो या नेचुरल फार्मिंग के उत्पादों को बेचने वाले एक मार्केट बन गए। सरकार के नहीं बने, प्राइवेट मार्केट। सरकार के उसमें कोई प्रयास नहीं है, कोई सरकार का कोई प्रयास नहीं है। ऐसे प्राइवेट जैविक मार्केट डेवलप हो चुके हैं साहब, जहाँ पे लोग बाग कारों से आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, और उस किसान का माल वहां तक पहुंचाने का ये काम भी हम लोग कर रहे हैं कि उसने यदि 20 कुंटल गेहूं पैदा किया है, उस गेहूं का उचित मूल्य इंदौर के मार्केट में पहुंच के मिले। तो ये प्रयास हम जैसे लोगों को करना पड़ेंगे साहब अभी। और रही बात, मैं 38 साल तक मैं भी एक विस्तार कार्यकर्ता गांव का रहा हूँ। मैं एक बहुत छोटे पद का रहा हूँ, जिसको आपने विस्तार कार्यकर्ता बोला। मैं गांव की ही नौकरी की है, 38 साल तक गांव तक गया हूँ। लेकिन मैंने वो सब काम भी, मेरे किसानों को भी मैंने प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित किया है, कहीं को तैयार करके उनको जो है। लेकिन सब लोग नहीं करते, मैं जानता हूँ। सब लोगों को मालूम भी नहीं, ये भी मैं जानता हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र प्राकृतिक खेती की बात अभी 1 साल से कर रहा है केवल, नहीं तो वो लोग भी केवल वर्मी कंपोस्ट और नाडेप टाके तक सीमित थे, और वो भी गांव पूरे गांव खरीदते,
पूरे पूरे तहसील खाली थी कि आपको एक तहसील में एक जैविक खेती करने वाला किसान दिखाई दे रहा है। वो सब हकीकत में जानता हूँ। ये सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे कि एक गांव में पैदा करने वाला जो किसान है उसको उस उपज का उचित मूल्य मिले, तो उसका उत्साहवर्धन होगा, और उत्साहवर्धन होगा तो वो आगे भी काम करेगा। उससे उसको देख के दूसरे किसान भी तैयार होंगे कि चलो यार, इसका गेहूं तो 5,000 रुपए कुंटल बिक रहा है, तो अपन भी प्राकृतिक खेती करें, अपना गेहूं भी 5,000 रुपए कुंटल बिकेगा। तो दूसरे किसान उससे मोटिवेशन लेके आगे बढ़ेंगे। अभी हालांकि प्रयास चल रहा है। अभी एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पूरे देश में एक काम कर रही है, वो है आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा। और आत्मा के जो बीटीएम एटीएम है, इन लोग को भी टारगेट मिले हैं। अब सरकार कई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, कई एनजीओ को प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए काम सौंप रही है, और ये प्रयास चल रहे हैं। देखिए, सरकारी प्रयास तो अपने होते रहेंगे, लेकिन हमारे प्रयास भी होना चाहिए। सरकार अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन हम जैसे लोगों को, जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं हमारे देश में जो ये काम कर रहे हैं, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं कर्नाटक भी बात करता हूँ, मैं आंध्र प्रदेश भी बात करता हूँ, मैं उत्तराखंड भी बात करता हूँ। है अच्छे लोग, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बस ये कि उन लोगों को प्रयास करके इस दिशा में उस छोटे से किसान को सहयोग करना चाहिए, ताकि उसके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके। ये आप बिल्कुल सही आपने जो है प्रश्न उठाया है, और ये होना चाहिए। और अभी जैसे कई कलेक्टर हैं जो कि इनोवेशन में अच्छा काम करते हैं, उन्होंने अपने कलेक्टर, अभी कटनी कलेक्टर का मैंने सुना था कि कटनी के जो कलेक्टर साहब है, उन्होंने जैविक उत्पादों को अपने कलेक्ट्रेट के कैंपस में हफ्ते में एक साप्ताहिक मार्केट लगाने का जो है संकल्प लिया हुआ है। वो साप्ताहिक मार्केट वहां पे लग रहा है, हफ्ते में एक दिन जैविक मार्केट लग रहा है या प्राकृतिक खेती का मार्केट लग रहा है। ये प्रयास जो है कलेक्टर साहब ने, कटनी के कलेक्टर साहब ने किया है, और बाकी कलेक्टर साहब लोगों को भी जो है ये प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इनको अपन आगे लाएंगे। मैं हमारे खरगोन जिले के जो अभी नवागत कलेक्टर महोदय आई है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा जाके। हम लोग कम से कम, मेरे ख्याल से मेरे पूरे जिले में 1,000 किसान तो होंगे जो मेरी नजर में है, जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हो गए। हम लोग जाके जो एक निवेदन करेंगे कि हफ्ते में एक दिन हमको जैविक मार्केट या प्राकृतिक खेती के उत्पाद बेचने के लिए मार्केट के लिए जगह हमको आप दीजिए, हमारे जो पूरे जिले के जो है। और उसमें सभी को आमंत्रित करें, आप पत्रकारों को आमंत्रित करें, सभी समाज के लोगों को आमंत्रित करें, ताकि उनको लगे कि एक साप्ताहिक मार्केट लगता है जिसमें कि आपको अन्न, फल, सब्जी, अनाज सभी प्राकृतिक खेती से उत्पादित मिल रहा है। तो ये प्रयास हमको प्रशासन से भी निवेदन करके करवाना पड़ेंगे। कलेक्टर साहब हर जिले में है, और उनसे निवेदन करके हम सभी को ये प्रयास पूरे देश में करना पड़ेंगे। दुबे जी जी आपके अतिशय सुंदर विचार और समय को देखते हुए आपको फिर से एक बार सदन में हम सुनना चाहते हैं, और क्योंकि समय 1 घंटा में कुछ नहीं होता है, और भी आपका जो महत्वपूर्ण समय है हम फिर से एक बार लेंगे, और ऐसी आशा करते हैं कि आप फिर से हमारे इस योगहार परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई सबका हैंड रेज है जी था, तो सादर आमंत्रित करती हूँ जी बजे तक। जी गिरीश जी जी आदरणीय सर, आपका देहरादून पुनः स्वागत है। मैं जी। दिनेश सेमवाल हूँ और देहरादून से हूँ, उत्तराखंड से। और ये अच्छा, जानकर अच्छा देहरादून। लगा कि आप मेरे रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि आपने संदर्भ दिया डॉक्टर वंदना शिवाजी का, आदरणीय सुभाष पालेकर जी का। तो मैं आदरणीय सुभाष पालेकर जी से पहले जुड़ा, जी और तत्पश्चात डॉक्टर वंदना शिवाजी के साथ कार्य करने का भी अवसर मिला। और ये पंतनगर विश्वविद्यालय में भी मैं वहाँ पे कुछ कार्य कर रहा था संपादन का, तो मैंने वहाँ के आसपास के किसानों के साथ कार्य करना चाहा पार्ट टाइम में, यानी शाम के समय जब छुट्टी होती थी। जी जी और उसके अलावा अलग अलग देश के कुछ क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। लेकिन जो आपने बीज संरक्षण की बात की और प्राकृतिक खेती की बात की, ये वास्तव में इसकी बहुत आवश्यकता है। अभी हम योगाहार के माध्यम से ही कुछ बीज बचाने वाले किसान, बीज उत्पादन करने वाले किसानों से वार्तालाप कर रहे थे। जी और हमें ऐसे किसान भी चाहिए थे कि जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हों। जी कई किसान मिले भी, लेकिन बात यहाँ अटकी कि किसी ने कहा कि हम करते थे। पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि हम ये करते हैं, वो करते हैं। जी लेकिन जब 2-3 बार की बात हुई, तो फिर पता चला कि वो भी बहुत
हताशा लिए हुए थे कि बीज नहीं बचे हैं। फिर कुछ अन्य लोगों से बात की। हाँ, ये बात निश्चित है जो आपने कही है कि ऐसे कई किसान हैं जो बीज बचा रहे हैं, जी लेकिन उनको हमें ढूँढना थोड़ा कठिन पड़ रहा था। मैंने साउथ में भी कुछ लोगों से बात की, वहाँ पे साउथ क्षेत्र में हमारे वहाँ पे लगता है कि किसान बीज ज़्यादा बचा रहे हैं जी और अपने न न और आज आपसे ये ऑनलाइन वार्ता हो रही है, मुलाकात हो रही है, तो इससे मुझे तो खूब आशा जागृत हो रही है कि हमें कुछ ऐसे किसान और मिल जाएँगे, जो वास्तव में बीज बचा रहे हैं। जी तो एक तो बात ये रही, दूसरे जो हमने लिंक में देखा कि आप का बीज बैंक भी है, तो यही प्रश्न था मेरा कि एक तो आपके बीज बैंक में कितने बीज हैं? और दूसरा क्योंकि आप ट्रेनर भी हैं, तो आदमी जैसे हम सामान्य खेती से अ, जैविक खेती की तरफ बढ़ें, प्राकृतिक खेती भी ना भी कहें तो जैविक खेती की तरफ बढ़ें। जी तो जैविक खेती में लोगों को अभी प्रवेश में, क्योंकि लोग सरकारों का भी पूरा प्रोग्राम है और बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी संख्या में लोग किसान लोग कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन जी सबसे बड़ी चुनौती किसान को कार्य करने की क्या है आपके मायने में? और क्योंकि आज तो समय कम है, आगे भी हम सुनते रहेंगे, लेकिन आज 2 ही प्रश्न कि आपके जो सीड बैंक है उसमें कितने बीज मिलेंगे, कौन-कौन से बीज मिलेंगे? और दूसरा सबसे बड़ी चुनौती जैविक किसान के पास क्या है? जी देखिए, सीड बैंक जो मेरा है, ये 2010 में जो समझ मुझे वंदना शिवाजी ने दी, और एक दीदी और है मेरी, डॉक्टर विभा गुप्ता, ये वर्धा से हैं। और डॉक्टर विभा गुप्ता का वर्धा में मगन संग्रहालय करके एक संस्था है जहाँ गांधी जी रहते थे, और विभा गुप्ता जी के पिताजी भी वहाँ पे गांधी जी के मित्र थे। और उनका एक गांव है गिरड़ करके, मैं गया था गिरड़ गांव में वर्धा के पास। वहां भी पूरे गांव को उन्होंने जो है देशी बीज आधारित खेती वाला बनाया है, पूरा गांव ऑर्गेनिक है। और वहां से भी मुझे डॉक्टर विभा दीदी से भी समझ मिली। तो ये सभी समझ से फिर मैंने प्राकृतिक खेती के बीज, अपने देशी बीजों को मेरे जिले में ढूंढा कि भाई मेरे जिले में फिर मुझे साठी मक्का मिली, पीली मक्का मिली साठी मुझे, गोंगुरा जो साउथ में गोंगुरा बोलते हैं, अमाड़ी का देश, इसमें सफेद हरी अमाड़ी और लाल अमाड़ी का ये बीज मेरे जिले में ही मिला, जो कि अभी काफी मैं पूरे देश में विदेश में भी फैला रहा हूँ इसको, क्योंकि ये पोषण के लिए बहुत बढ़िया फसल है, खरीफ की फसल है। तो मेरे जिले में मुझे मेरे आदिवासी अंचल में कंगनी मिली, सांवा मिला मिलेट में, मेरे को देशी ज्वार मिली, मेरे को देशी मक्का मिली। फिर रही बात जो है देशी अरहर मिला, देशी उड़द मिला। ये हमारे आदिवासी अंचल में जो साफा वाले हमारे आदिवासी अनुसूचित जनजाति के भाई बहन है, उन्होंने देशी बीज को आज भी संरक्षित करके रखा है। जहां पे पगडंडी का रास्ता है वहां पे भी गया, जहां बाइक बीज नहीं जा सकती, ऐसी जगह पे मैं भी जाके मैंने देशी बीजों को इकट्ठा करके और उसका संवर्धन करने का काम किया। मैंने मेरे इस निवास स्थान पे ही, खरगोन में रहता हूं मैं, यहीं पे मैंने एक छोटा सा बीज बैंक बनाया हुआ है, जहां मैं देशी बीजों को रखता हूं और फिर उसको फैलाने के लिए किसानों को दे देता हूँ। मतलब ये देखा जाए तो मेरे खरगोन जिले के करीब करीब 1000 किसान से ऊपर जो किसान है जिनके पास देशी बीज है, ये सब मेरे लॉकर है देशी बीजों के। ये पूरा बैंक है मेरा। यदि किसी को उत्तराखंड में या किसी को उड़ीसा में मक्का की जरूरत है, तो मैं मेरे किसी गांव में जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भैया मेरे को इतना मक्का उस उड़ीसा वाले भाई को पहुंचाना है, या तो तुम पहुंचा दो या मैं पहुंचा देता हूँ। तो ये प्रयास है। तो ये मैंने क्या होता, मैं इससे जुड़ा हूँ भाई साहब, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड से, और उससे मुझे पुरस्कार भी दिया गया है जैव विविधता बोर्ड। और इन लोगों ने देशी बीज बैंक के नाम से एक कॉन्सेप्ट रखा था, तो हर जिले में जैव विविधता बोर्ड है, और वो देशी बीज बैंक इनका कोई इतना सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन कुछ जिलों में ये सक्सेस हुआ है। जिसमें मेरे एक मित्र हैं सतना में, उनका नाम है बाबूलाल जी दाहिया। बाबूलाल जी दाहिया करीब 75 वर्ष की उम्र हो गई उनकी। वो वहाँ के जैव विविधता बोर्ड भोपाल के हैं, और उनके जो दतिया में जो है कटनी में, उनका जो गांव है वहाँ पे देशी बीज बैंक, जैव विविधता बोर्ड ने जो है थोड़ा उनको सहायता की है, कुछ पैसा उनको दिया है। वो उनके पास देशी धान की करीब 700 वेराइटियां हैं साहब, 700 वेराइटियां देशी धान की है बाबूलाल दाहिया जी के पास में।
तो वो देने के लिए तैयार है। कई लोग उनके पास जाते हैं, वो देशी बीज उनको देते हैं। आज भी 700 वेराइटियों को उन्होंने जिंदा रखा है, फार्म पे लगती है और उसका विस्तार हो रहा है। तो ऐसे कई भाई बहन हैं जो कि इस दिशा में काम कर रहे हैं। मेरे खरगोन जिले में अभी एक मेरे मित्र हैं सुशील अजमेरा जी। मैं चाहूंगा कि अगला वेबिनार उनके खेत से मैं करूं और वहां पे वो जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वो मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप खेती कर रहे हैं, फलों की खेती के साथ में और अपने अन्न फल सब्जी की खेती। तो उनके पास देशी बीज है, वो भी पूरे देश में निशुल्क सेवा दे रहे हैं। तो ये जो मेरा बैंक है, इसमें मेरे जिले के ही नहीं, जिले के बाहर से भी, गुजरात से, अलीराजपुर जिले से, राजस्थान से जो देशी बीज मुझे मिलते हैं उनको मैं बुलवाता हूँ, मेरे किसानों को देता हूँ। और ये संवर्धन का काम, संकलन का काम, क्योंकि इनको ऐसा करके कोई ऐसा फिक्स डिपॉजिट नहीं रखा जाता बीजों को, क्योंकि बीज अपने पास आए, जैसे ये मक्का का बीज आया तो इसको मैं को ज्यादा दिन नहीं रखना है, इसको इसी खरीफ में मेरे को दे देना है। वो फिर इससे, इसमें यदि 300 दाने हैं, 250 दाने हैं, तो 250 भुट्टे इससे निकलेंगे। वो 250 भुट्टे फिर मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो ये अपने आप में जो है देशी बीज बैंक का हमारा काम है साहब। और मैंने तो ये भी प्रयास किया था कि मुझसे आप 100 ग्राम बीज ले जाओ और जो है उसके बदले मेरे को 200 ग्राम बीज चाहिए केवल। मुझसे आप किसी सब्जी का 10 ग्राम बीज ले जाओ, मुझे 20 ग्राम बीज ला के दो, और आपके पास वो कभी नहीं खत्म होगा। यदि आपको बंसी गेहूं मेरे से 5 किलो चाहिए, 5 किलो बंसी गेहूं ले जाओ। 500 गेहूं बंसी गेहूं का कोई पैसा नहीं, आप उसका 2 गुना 10 किलो आप पैदा करके मुझे दो। तो ये आदान प्रदान वाला मामला हर जगह करना चाहिए। और इसके देशी बैंक, बीज बैंक इस ढंग के, मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने जो है जैव विविधता बोर्ड को भी दिया था कि बीज के बदले बीज, भाई आपको दिया है हमने 100 ग्राम बीज, तो 100 ग्राम बीज हमको आप वापस करो, या उसके बदले में थोड़ा सा उनको बोलो कि 200 ग्राम वापस करो, अच्छा पका है तो ये आदान प्रदान वाला काम चलना चाहिए। देसी बीज का संवर्धन तभी संभव होगा। हर तहसील में, हर जिले में देशी बीज बैंक होना चाहिए, जहाँ पे बीजों को दिया जाए और वापस इकट्ठा किया जाए, फिर दिया जाए, फिर इकट्ठा किया जाए, फिर दिया जाए। तो ये विस्तार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये